सदर्न स्टेट्स को तो इस तरह की पॉलिसी का फायदा मिल गया, उनकी इकोनॉमी तो इंप्रूव हो गई और जो नॉर्दर्न स्टेट में फैक्ट्रीज थी वो यहाँ से चली गई। तो अब इस तरह के आर्गुमेंट आने लगे कि भाई आप ऐसी पॉलिसी बनाओ जिससे हमें फायदा मिले, हमें तो कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है। अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया, खूब पैसे कमा लिए, अब उनके पास पैसे आ गए तो डेवलपिंग नेशन से कहते हैं कि अब हर महीने आके मिलाओ कि तुम्हारा कार्बन एमिशन कितना है, मेरा कितना, तुम्हारा मेरे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सोच के देखो ये कितनी स्टूपिड बात है ये कहना कि जो स्टेट्स ऑलरेडी रिच हैं उनको और ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। और अब जो मैं कहने जा रहा हूँ थोड़ा शॉकिंग लगेगा, लेकिन नॉर्दर्न स्टेट्स को ज्यादा फंड मिलने से सदर्न स्टेट्स का ही फायदा है। और कई बार मैंने लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि अगर सदर्न स्टेट एक अलग से देश हो जाए तो वो कितना डेवलप्ड देश हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, एक दिन लगेगा वो बैंकरप्ट हो सकते हैं। देखो भाई, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, बस थोड़ी सी सच्चाई बता रहा हूँ। तो ऐसे मोरल हाई ग्राउंड रखने वालों को ये बताना जरूरी है कि चूरन आप भी सेम बेच रहे हो, बस आपका पैकेट ही तो अलग है। कुछ दिनों से नोटिस किया है कि नॉर्थ वर्सेस साउथ वाली डिबेट कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई। बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। He triggered this row after he said Hindi speakers from Uttar Pradesh and Bihar who come to Tamil Nadu end up doing menial jobs like construction work or cleaning roads and toilets. ये सारा खेल उस दिन से शुरू हुआ है जिस दिन 5 स्टेट के इलेक्शन रिजल्ट निकले और कांग्रेस तेलंगाना को छोड़ के बाकी सब जगह हार गई। I was looking at some of the social media responses. There were people saying that, oh, you know, all of these people in the north, the Hindi-speaking people, they will vote for BJP and then they will run away to Tamil Nadu and to Hyderabad and to Bangalore to do the jobs because obviously all these Hindi states are not going to give them any money. इस तरह की डिवाइसिव लैंग्वेज मुझे लगता है 2024 के इलेक्शन तक और ज्यादा बढ़ेगी। ओल्ड पेंशन और कास्ट सेंसस जैसे इश्यूज स्टेट इलेक्शन में फेल होने के बाद अब लगता है नॉर्थ वर्सेस साउथ का जो इशू है ये मेन टॉकिंग पॉइंट बनने वाला। जो लोग अपने आप को रिलीजियस डिवाइसिव पॉलिटिक्स के अगेंस्ट बताते हैं वही लोग ये हेटफुल चूरन रीजनल डिवाइड के पॉकेट में डालकर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जय साई दीपक ने इसको 10 सेकंड के अंदर बहुत अच्छे से समराइज किया है। I think it's an artificial and a malicious and a politically motivated distinction which I think is meant to sow the seeds of balkanization of Bharat on pseudo ethnocentric lines, and I think this needs to be countered as soon as possible. ऐसे लोगों के साथ तो लॉजिकली बात करने का कोई फायदा है ही नहीं, लेकिन ये जो नॉर्थ वर्सेस साउथ का डिस्कशन चलता है ना, इसमें कुछ सेंसिबल आर्गुमेंट भी आते हैं, इनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक आर्गुमेंट आता है टैक्स कंट्रीब्यूशन का। For every 1 rupee of tax contributed by Uttar Pradesh, that state receives 1 rupee 79 paise back from central taxes. Tamil Nadu puts 1 rupee and we get 30 to 35 paise back. ये बात सिर्फ तमिलनाडु की नहीं है, भारत के सारे सदर्न स्टेट का यही आर्गुमेंट रहता है कि हम जितना कंट्रीब्यूट करते हैं उसके बदले हमें उतना रिवॉर्ड नहीं मिलता है। 59 crores to the Southern Railways and the Northern Railways is 13,200 crores. तो आ जाओ फिर इस नॉर्थ वर्सेस साउथ वाली डिबेट को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि भैया इसमें कितने फैक्ट है और कितना प्रोपेगेंडा है। पहले मैं आपको एक एक करके सदर्न स्टेट्स के आर्गुमेंट बताऊंगा और सेकंड पार्ट में बताऊंगा कि इन आर्गुमेंट्स के पीछे की असली सच्चाई क्या है। वैसे एक तरह से देखें तो नॉर्थ वर्सेस साउथ की डिबेट काफी डेकेड से चली आ रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा बवाल हुआ था 2017 में जब 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन आई। इन रिकमेंडेशन ने बोला कि किस स्टेट को कितना पैसा सेंटर से मिलना चाहिए, इसके लिए हम 2011 की पॉपुलेशन का यूज करेंगे। ये बाहर आते ही सदर्न स्टेट्स के सारे लीडर नाराज हो गए। Stalin in Tamil Nadu has called it undemocratic, contradicts principles of federalism. A Tamil Nadu minister has said the formula determined to distribute funds is unacceptable and that Tamil Nadu won't compromise. ये लोग इसलिए नाराज थे क्योंकि पहले 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग स्टेट को सेंट्रल फंड का हिस्सा मिलता था। अब उस टाइम पे अगर आप देखो तो नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स की जो पॉपुलेशन थी उसमें इतना बड़ा डिफरेंस नहीं था। ओवर द इयर्स अगर आप देखो तो नॉर्दर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन बढ़ी है, लेकिन सदर्न स्टेट की पॉपुलेशन उतनी तेजी से नहीं बढ़ी। Because in 1971 the population gap between the north and south, at least the 4 major North Indian states and the 4 major South Indian states, was narrower. It was only 46 million. By 2011, that gap has widened. It's almost 200 million. इसीलिए 2011 की सेंसस का डेटा यूज करने से सदर्न स्टेट का जो शेयर था सेंट्रल फंड्स में वो कम हो गया। सदर्न स्टेट्स का कहना था कि हमने तो पॉपुलेशन कंट्रोल की पॉलिसी फॉलो करी, इसके लिए आपको हमें रिवॉर्ड करना चाहिए, उल्टे आप हमारा कंट्रीब्यूशन कम करके हमें पनिश करने की कोशिश कर रहे हो। The south contributes about 42,000 crores in direct tax and receives about 22,000 crores, about half from the center. The north, on the other hand, contributes about 15,000 crores and receives 50,000 crores, so almost 300%
more. अब तमिलनाडु के फाइनेंस मिनिस्टर को ले लो, ये कहते हैं कि 20-25 साल पहले हमारी पॉपुलेशन देश में 7% थी, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी 7% था और सेंट्रल फंड से भी हमें 7% हिस्सा मिलता था। आज के टाइम पर हमारी पॉपुलेशन 6% है, जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन 11% पहुंच चुका है, लेकिन सेंट्रल फंड से हमें सिर्फ 4% हिस्सा मिलता है। अगर ऐसा आगे चलता रहा तो ये मामला पूरी तरह से अनस्टेबल हो जाएगा। फंड कंट्रीब्यूशन के बाद पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की भी बात आती है, उसमें भी सदर्न स्टेट नाराज दिखाई देते हैं। अभी देश में नई पार्लियामेंट बनी है, इसमें पुरानी के कंपैरिजन में ज्यादा सीटें लगाई गई हैं। इस नई बिल्डिंग का फुल यूज पता है कब होगा? 2026 के बाद, क्योंकि तब होगा देश के अंदर डीलिमिटेशन और इससे सदर्न स्टेट्स का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कम हो जाएगा। इन राज्यों को डर है कि 46 साल से रुका हुआ परिसीमन अगर 1976 वाले फॉर्मूले पर जनसंख्या को आधार मानकर हुआ तो लोकसभा में हिंदी भाषी राज्यों के मुकाबले उनकी सीटें करीब आधी हो जाएंगी। ये देखो, स्टेट वाइज करंट और नई लोकसभा सीट्स का नंबर है। डिलिमिटेशन के बाद नॉर्दर्न स्टेट्स का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लोग रहते हैं। अब सदर्न स्टेट को लगता है कि ऐसा होने के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसमें उनका ज्यादा रोल नहीं बचेगा। अगर कभी अलायंस से भी सरकार बनती है तो जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनकी रीजनल पार्टी ज्यादा पावरफुल होंगी और सदर्न स्टेट की किसी भी लोकल पार्टी का कोई भी इंसान कभी पीएम बनने का सपना तक नहीं देख पाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी वो सारा फोकस अपना नॉर्दर्न स्टेट्स पर रखेगी अपनी पॉलिसी को बनाने के लिए। वैसे अगर आप देखें तो सदर्न स्टेट आज भी पॉलिसीज को नॉर्दर्न सेंट्रिक ही बताते हैं और वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं दिखते हैं। आर.एस. नीलकांतन ने अपनी किताब साउथ वर्सेस नॉर्थ इंडियाज ग्रेट डिवाइड में लिखा है कि 6 साल तक के बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम शुरू की गई थी उसमें भी नॉर्दर्न स्टेट को ज्यादा ध्यान में रख के बनाया गया था, क्योंकि सदर्न स्टेट्स के लिए ये स्कीम इररिलेवेंट थी। वो स्टेट ऑलरेडी इन्फेंट मोर्टेलिटी का जो टारगेट था उसको अचीव कर चुके थे और इसलिए वहां पर इस स्कीम का कोई फायदा नहीं हो सकता। ऐसी बात वो कहते हैं एजुकेशन स्कीम को लेकर भी। अब एजुकेशन स्कीम में फर्स्ट स्टेज होती है कि भैया बच्चों को स्कूल लाओ, उन्हें मिड डे मील खिलाओ, और सेकंड स्टेज होती है उनका लर्निंग आउटकम को इंप्रूव करने के लिए। ये भी नॉर्दर्न स्टेट को ध्यान में रख के बनाई गई, जो कि अभी तक फर्स्ट स्टेज में फंसे हुए हैं, क्योंकि जो सदर्न स्टेट है वो ऑलरेडी सेकंड स्टेज पर प्रोग्रेस कर चुके हैं। इस वजह से जो सदर्न स्टेट को इस स्कीम के अंदर फंड मिलते हैं वो उसको ज्यादा यूज नहीं कर पाते। इसके अलावा एक स्कीम है पीएम किसान योजना, जो कि बहुत सारा फंड एग्रीकल्चर सेक्टर को देती है। नॉर्दर्न स्टेट में एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, इसीलिए इस स्कीम का भी ज्यादातर जो फायदा है वो नॉर्दर्न स्टेट को मिलता है। और इस तरह की बहुत सारी ऐसी स्कीम है जिसको देखकर सदर्न स्टेट के जो लीडर्स हैं उनमें एक सेंटिमेंट बन गया। इतनी सारी पॉलिसीज बना रही है लेकिन ज्यादातर जो पैसा इसमें जा रहा है उसका फायदा सिर्फ नॉर्दर्न स्टेट्स उठा पा रहे हैं। अब ये तो हो गए वो कुछ मेन पॉइंट जो ज्यादातर सदर्न स्टेट के लीडर आपको बोलते हुए दिख जाएंगे। लेकिन आप थोड़ी बात करते हैं कि भैया इन आर्ग्यूमेंट्स में दिक्कत क्या है। पॉलिसी पे अपनी बात खत्म हुई थी ना, वहीं से शुरू करते हैं। सदर्न स्टेट ये देखना भूल जाते हैं कि उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी वो भी एक सेंट्रल पॉलिसी की वजह से ही हुई थी। इसका नाम था फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। 1952 में पॉलिसी आई थी। इसके पहले तक बिहार, बंगाल अगर आप देखें यहाँ खूब इंडस्ट्रियलाइजेशन था, खूब फैक्ट्रीज थी, लेकिन जैसे ये पॉलिसी आई तो पूरे देश में सामान इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने का जो खर्चा था उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी देनी शुरू कर दी। तो ज्यादातर जो फैक्ट्रीज थी उन्होंने सोचा कि हम बिहार बंगाल में क्यों लगा रहे हैं, ऐसी जगह लगाए ना जो पोर्ट के पास हो, ताकि हम वहां से सामान बाहर भी बेच सकें। धीरे धीरे सारी की सारी फैक्ट्री सदर्न स्टेट की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गई। बाकी जियोग्राफिकली भी अगर आप देखें तो पोर्ट के पास होने से बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा आती है, इसीलिए सदर्न स्टेट को और फेवर मिलने लगा। लेकिन अब सदर्न स्टेट्स को तो इस तरह की पॉलिसी का फायदा मिल गया, उनकी इकोनॉमी तो इंप्रूव हो गई और जो नॉर्दर्न स्टेट में फैक्ट्रीज थी वो यहाँ से चली गई। तो अब इस तरह के आर्गुमेंट आने लगे कि भैया अब ऐसी पॉलिसी बनाओ जिससे हमें फायदा मिले, हमें तो कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है जैसे डेवलप्ड कंट्रीज ने 200-300 साल पहले खूब कार्बन एमिशन करा, अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया, खूब पैसे कमा लिए। अब उनके पास पैसे आ गए तो डेवलपिंग नेशन से कहते हैं कि अब हर महीने आके मिलाओ कि तुम्हारा कार्बन एमिशन कितना है, मेरा कितना, तुम्हारा मेरे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये उस तरह का एलिटिस्ट आर्गुमेंट लगता है। और दूसरा ये आर्गुमेंट है ना कि सेंट्रल फंड से हमें उतना पैसा मिलना चाहिए जितना स्टेट से टैक्स का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। ये भी एक एलिटिस्ट आर्गुमेंट है। भाई स्टेट को जो सेंट्रल फंड से पैसे मिलते हैं वो उनके टैक्स कंट्रीब्यूशन देख के नहीं मिलते, उनकी जरूरत के हिसाब से मिलते हैं। जहां पे ज्यादा लोग रहते हैं वहां पे ज्यादा जरूरत होती है तो उन्हें ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। भाई जब बी.आर. अम्बेडकर जी ने फाइनेंस कमीशन बनाने का प्रपोजल दिया था तब भी तो उन्होंने यही बोला था कि स्टेट को फंड मिलेगा उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, यानी उसकी जरूरत के हिसाब से। एक बार सोच के देखो अम्बेडकर जी ने ऐसा क्यों किया होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, घर में 2 भाई रहते हैं, एक बहुत ज्यादा पैसे कमाता है, एक कम पैसे कमाता है। कम पैसे वाले के 4 बच्चे हैं, बहुत ज्यादा जो कमाता है उसका 1 बच्चा है। तो जो घर के बड़े बूढ़े होंगे, जो कम पैसे कमा रहा है, जिसके यहाँ ज्यादा बच्चे, ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उसको ज्यादा पैसे देंगे। जो ऑलरेडी ज्यादा पैसे कमा रहा है, जिसके यहाँ लोग भी कम है, उसको कम पैसे देंगे। उसी तरह से यहाँ पर फंड का एलोकेशन होता है। तो सोच के देखो ये कितनी स्टूपिड बात है ये कहना कि जो स्टेट्स ऑलरेडी रिच हैं
उनको और ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। और अगर ऐसा करने भी लगेंगे ना तो देश के अंदर जो रिच एंड पुअर स्टेट्स का जो डिवाइड है ये कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि और ज्यादा बढ़ता जाएगा। और अब जो मैं कहने जा रहा हूँ थोड़ा शॉकिंग लगेगा, लेकिन नॉर्दर्न स्टेट्स को ज्यादा फंड मिलने से सदर्न स्टेट्स का ही फायदा है। भैया नॉर्दर्न स्टेट जब डेवलप होंगे तो यहाँ के लोग यहीं रहेंगे, कम लोग सदर्न स्टेट्स में माइग्रेट करेंगे, तो जो सदर्न स्टेट्स पे एक्स्ट्रा बर्डन आता है वो भी तो कम होगा। और अभी थोड़े दिन पहले कास्ट सेंसस की डिबेट में मैं सुन रहा था, एक स्लोगन चल रहा था बार बार, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब नॉर्दर्न स्टेट्स में लोगों की संख्या भारी है तो उनकी हिस्सेदारी भी तो ज्यादा होनी चाहिए, और ज्यादा फंड एलोकेट करने से फायदा भी दिख रहा है। अभी 1980s में देखो, बिहार, एमपी, राजस्थान और यूपी को बोलते थे बीमारू स्टेट, सबसे पिछड़े स्टेट से। मैंने अभी वीडियोस बनाकर दिखाया कि राजस्थान और एमपी ने इस बीमारू टैग को तोड़कर एक तेज ग्रोथ दिखाई है पिछले 20 सालों में। बिहार की भी कंडीशन पहले से काफी इंप्रूव हुई है, और यूपी में तो रिकॉर्ड लेवल पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है और काफी तेजी से प्रोग्रेस हो रही है। और इसके अलावा एक आर्गुमेंट ये था कि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है नॉर्दर्न स्टेट में। सदर्न स्टेट वाले बोलते हैं हमने तो पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया है, हमें इसके लिए रिवॉर्ड देने की जगह उसकी सजा मिल रही है। अगर आप नॉर्दर्न स्टेट्स को देखो, इन्होंने भी अब पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल कर रही है। ये मैप देख लो, बिहार के अलावा ज्यादातर जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, इनकी जो फर्टिलिटी रेट का डेटा है वो आज रिप्लेसमेंट रेट यानी 2.1 से नीचे आ चुका है। तो ऐसा नहीं है कि आगे आने वाले टाइम में जो नॉर्दर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगी या अनसस्टेनेबल ग्रोथ हो जाएगी, जैसा कि कुछ सदर्न स्टेट के लीडर आजकल कहते हुए मिल जाते हैं। और कई बार मैंने लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि अगर सदर्न स्टेट एक अलग से देश हो जाए तो वो कितना डेवलप्ड देश हो जाएंगे, नॉर्थर्न स्टेट की वजह से इनकी डेवलपमेंट रुकी हुई है। मैं आपको बताऊं, एक दिन लगेगा वो बैंकरप्ट हो सकते हैं। ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा, आरबीआई का डेटा है। जून 2022 में आरबीआई ने कुछ सदर्न स्टेट्स का कंपैरिजन श्रीलंका से कर दिया था, क्योंकि वहां पर भी सोशल इंडिकेटर बहुत अच्छे थे, लेकिन वो देश डूब गया। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा था। अगर आप केरला में देखें, सरकार का डेट पिछले 7 सालों में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, और ये एक पुअर फिस्कल मैनेजमेंट की निशानी है। देखो भाई, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, बस थोड़ी सी सच्चाई बता रहा हूं। अपना जो प्यारा सा देश है वो सबके साथ मिलकर काम करने से तो चल रहा है। इसको अलग अलग डिवाइसिव पॉलिटिक्स में बांटने वाले लोग पब्लिक को आधी बातें दिखाते हैं और पागल बनाना चाहते हैं। डिवीजन किसी भी तरह का हो वो बुरा होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिलीजन के बेसिस पर जो डिवीजन होता है उसको जो लोग बुरा बताते रहते हैं हर टाइम, वो रीजन के बेसिस पर लोगों को डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे मोरल हाई ग्राउंड रखने वालों को ये बताना जरूरी है कि चूरन आप भी सेम बेच रहे हो, बस आपका पैकेट ही तो अलग है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।